हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आज की इस क्लास में हम प्रकृतिवाद टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि यह टॉपिक बीएड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और यह टॉपिक बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएँ क्या होती हैं और प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। यानी कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए और प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, प्रकृतिवाद और मूल्यांकन यानी कि प्रकृतिवाद के गुण और दोष, इन सभी टॉपिक पे आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद का अर्थ इसमें हम देखेंगे। प्रकृतिवादी जो लोग थे प्रकृति को ही सर्वोच्च मानते थे, यानी कि प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। प्रकृतिवाद को पदार्थवाद या भौतिकवाद भी कहते हैं। प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि आदर्शवादी जो लोग थे वो क्या करते हैं, आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं और प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता का विरोध भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ में हम फिगर के साथ दर्शा सकते हैं। नेचुरलिज्म लिख करके, नेचुरलिज्म हमारा दो शब्दों से मिल करके बना है, नेचर प्लस इज्म। तो नेचर प्लस इज्म से मिल करके बना है। उसके बाद नेचर प्रकृति है, इज्मवाद है, तो ये दोनों मिल करके प्रकृतिवाद बनाए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद कहते हैं और इंग्लिश में नेचुरलिज्म कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार इंद्रियों के द्वारा सीखा गया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। यानी कि इनके अनुसार इनका कहना ये था, जो इंद्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है। क्योंकि प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान पर विरोध करते हैं। ये जो प्रकृतिवादी लोग थे ये पुस्तकीय ज्ञान पर विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि विद्यार्थी को प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, ऐसा ज्ञान हो जो इंद्रियों के माध्यम से सीखें। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से सीखा गया ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। कोई भी चीज़ हम अगर वैसे काल्पनिक देखें तो उतना हमें क्लियरली समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली खुद करके देखें तो हमें उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। और ये ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। प्रकृतिवादी जो थे वो मानते थे कि प्रकृति ही सब कुछ है। यानी कि जो प्रकृतिवादी लोग थे यह प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। प्रकृति ही नियम है, आदि है और प्रकृति ही अंत है। इसके अनुसार समस्त विश्व की रचना पदार्थ से हुई है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पदार्थवाद भी कहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसको पदार्थवाद कहते हैं। क्योंकि ये जो प्रकृतिवादी थे ये मानते थे कि पूरा विश्व जो है पदार्थ से ही निर्मित हुआ है, पदार्थ के द्वारा बना है। क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट ही नहीं होता, उसका क्या केवल और केवल स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। संसार में प्राणी जीव प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में फिर वो इसी प्रकृति में मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसलिए इनका मानना है, यानी कि इसलिए प्रकृतिवादियों का मानना है कि जो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ स्वरूप बदलता है। इन्होंने माना कि प्रकृति ही हमारी सब कुछ है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास है, जो चीज़ें हमारी प्रकृति में है उसी को इन्होंने सर्वोपरि माना, यानी कि सब कुछ माना। इसलिए इसका नाम प्रकृतिवाद पड़ा। सेकेंड हेडिंग की बात करें तो प्रकृतिवाद की परिभाषाएं क्या होती हैं, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानते हुए प्रकृति में निहित मानती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होकर के उसी में फिर विलीन हो जाती है। सामान्य रूप से प्रकृति का तात्पर्य उस अभिप्राय, उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं और इसमें मनुष्य का
कोई हाथ नहीं होता है, मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे नदियाँ, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वनस्पति आदि, ये सब इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है और ये स्वयं विकसित होती हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति को सब कुछ मानती है, प्रकृति को ही सर्वोपरि मानती है। प्रकृतिवाद के अर्थ को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जा रही हैं। जैसे ब्राइस के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रकृतिवाद एक ऐसी प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है, उसका बहिष्कार ही उनकी प्रमुख विशेषता है। और सेकंड है, हम जेम्स व्हाइट के अनुसार देखें तो प्रकृतिवाद एक सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चतम प्रदान करता है। और हम यहाँ पर देखें थॉमस और लैंग के अनुसार देखें तो इन्होंने क्या बोला, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जो प्रकृतिवाद है वह आदर्शवाद के विपरीत है। जैसे देखें, अगर आदर्शवाद अध्यात्म को मानते थे लेकिन प्रकृतिवाद क्या थे, प्रकृति को मानते थे। ये ठीक एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, अपोजिट हैं। विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है, जो हमारा मन है उसको पदार्थ के विपरीत मानते हैं। लेकिन अध्यात्म में मन को ही मानता था। आदर्शवाद प्रकृतिवाद पदार्थ में विश्वास रखता है और आदर्शवाद मन में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषाएं क्या थी। अगला हेडिंग है प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य, नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मानव को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। प्रकृतिवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो एक मानव है वो अपने जीवन के लिए जिस भी प्रकार की उसे परिस्थिति मिले प्रकृति में, उसके अनुसार हमें संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करके हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। और रूप से छोड़ देना चाहिए। बालक अपने आप सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज़बरदस्ती बालक पे थोप दिया जाए कि आपको इतना सारा काम करना है, इतनी मोटी किताबें पढ़नी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं थोपना चाहिए। जैसे वो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो स्वयं सीखेंगे, अनुभव करके सीखेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में आप लोगों को बताएं तो जैसे कोई भी दिया अगर जल रहा है, कोई भी कैंडल जल रहा है, तो विद्यार्थी या बालक है वो अगर उसको टच करेगा तो उसे जब जलन होगी तो वो अपने आप स्वयं हटा लेगा, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या करेगा, वो वैसी गलती दोबारा नहीं करेगी। यानी कि प्रकृति ही उसे स्वयं सिखा दी, उसे स्वयं अनुभव हो गया कि हमें अब ये दोबारा काम नहीं करना है। तो ऐसी होनी चाहिए, यानी कि बालक का व्यक्तित्व विकास करना चाहिए, वह स्वयं पर निर्भर रहे, स्वयं अनुभव करके सीखे और सीख जाएगा। अगला पॉइंट है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर दे। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन के लिए, जीवन संघर्ष के लिए हमें तैयार कर दे। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को किस तरह से दूर करेंगे वो हमें शिक्षा बताए। ऐसी शिक्षा हो जो हमारे सांसारिक जीवन को सुखपूर्वक बनाने में सहायक हो। अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना, यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी वातावरण में परिस्थिति के अनुसार
अपने आप को क्या कर लेगा, ढल लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा। यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति है तो उसको जैसी भी परिस्थिति मिले वो अपने आप को चेंज कर लेगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो समाज तथा समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, जो हमारा समाज है उसमें जो जो कुछ भी क्रियाकलाप है उसको वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि समाज के बारे में सोचना चाहिए, उस पर तर्क करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर, एक बालक के अंदर। तो यहाँ पे अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो मानव एक कुशल यंत्र की भांति कार्य करता है। यानी कि प्रकृतिवादियों ने मानव को एक कुशल यंत्र के समान माना, एक यंत्र के समान माना जो शिक्षा है हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। और अगला हेडिंग है हमारा प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। यानी कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, नेशनलिज्म एंड टीचिंग मेथड। तो हम इस पे बात करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। प्रकृतिवादी बालक को समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा को वो महत्व देते थे। रूसो का नारा है, प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वह संकेत करती है। रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षा प्रणाली व रटने की विधि का घोर विरोधी था। यानी कि वो जो मतलब ये कहते थे कि रटने पे विरोध करते थे, हम ये कह सकते हैं। प्रकृतिवादियों द्वारा दी गई कुछ प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो करके सीखना फर्स्ट है हमारा, करके सीखना। यानी कि प्रकृतिवाद में जानने से अधिक करने पर बल दिया जाता है। प्रकृतिवाद में यानी कि जो हम कर रहे हैं, कर करके क्या चीज़ सीख रहे हैं उस पे बल दिया जाता है, यानी कि करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बालक करके सीखने में आनंद अनुभव करता है। बालक जो है कोई काम करके सीखने में जो आनंद अनुभव करता है, इसीलिए इस पे अधिक बल दिया जाता है। प्रकृतिवाद में करके सीखने पे अधिक बल दिया जाता है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो अनुभव द्वारा सीखना। यानी कि अपने कोई भी काम करना है किसी को तो पहले वो कर लेता है तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर अनुभव हो जाता है, तो अनुभव के द्वारा वह सीख जाता है। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है खेल विधि द्वारा सीखना। यानी कि बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो ये भी होना चाहिए, खेल विधि भी होना चाहिए। यानी कि बच्चे खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो हम अगले हेडिंग की बात करते हैं, प्रकृतिवाद और शिक्षक। यानी कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, नेशनलिज्म एंड टीचर। तो अगर हम राष्ट्र के अनुसार देखें तो प्रकृतिवाद में यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, न कि उसके विचारों, आदर्शों व इच्छा शक्ति को देने वाला। बालक स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित कर सके और शिक्षा ग्रहण कर ले। अध्यापक यहाँ पर गॉड है, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी को ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, उस पर ध्यान देना, उसके क्रियाकलाप को देखना, और उसके क्रियाकलाप में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है, उसमें कुछ करने की, कोई आइडिया देने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चे का विकास करने के लिए जो आवश्यक वातावरण है, उसके लिए जो भी ज़रूरी सामग्री है उसकी व्यवस्था करना है शिक्षक को, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षार्थी जो भी करेगा वो खुद से करेगा, और यहाँ पर अध्यापक सिर्फ निरीक्षण करेगा। शिक्षक का रोल यहाँ पर सीमित है, विद्यार्थी को ही केंद्र रखा जाता है। इसलिए शिक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है वो सब चीज़ें विद्यार्थी के रुचि के आधार पर ही होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृतिवादियों के
अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे शिक्षक को पर्दे के पीछे रखा गया है, यानी कि शिक्षक को निरीक्षण करने का काम दिया गया है, ना कि उसके विचारों, उसके संघर्षों को आइडिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई विचार देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शिक्षक को क्या करना है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकृतिवाद और मूल्यांकन, यानी कि इसमें प्रकृतिवाद और मूल्यांकन में हम प्रकृतिवाद के गुण और प्रकृतिवादियों के दोष क्या थे इन पे डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो शिक्षा पर बल दिया, यानी कि ये प्रकृतिवाद के गुण थे। बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है भविष्य की तुलना में वर्तमान में बहुत बल देते थे और जीवन पर बल देते थे, यानी कि जो वर्तमान है उसको बेहतर बनाने के लिए ये सोचते थे और भविष्य की चिंता नहीं करते थे। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन पर इसके द्वारा बल दिया जाने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना आदि जैसे शिक्षण विधियों पर बल दिया जाने लगा। और हम अगर प्रकृतिवाद के दोष की बात करें तो प्रकृतिवाद के दोष क्या थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान उपयोगिता पर बल देते हुए केवल उसी ज्ञान को सीखने का समर्थन करते हैं जो केवल सीखने के समय ही लाभप्रद हो, यानी कि सीखने के समय ही लाभदायक हो। अतः प्रकृतिवादी शिक्षा में भविष्य अथवा परलोक की तैयारी तथा आध्यात्मिक गुणों का कोई महत्व यहाँ पर नहीं दिया जाता है, यानी कि प्रकृतिवाद के ये दोष थे। और हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें तो पुस्तकों की अवहेलना, ये भी एक प्रकार का दोष ही है, यानी कि पुस्तकों की अवहेलना करना प्रकृतिवादियों के दोष में माना गया है। प्रकृतिवाद इस बात पर बल देता है कि बालक की शिक्षा उसकी क्रियाओं तथा जीवन के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, परंतु केवल क्रियाओं और अनुभवों द्वारा ही बालक की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। हम उन सभी पुस्तकों को जो हमारी सभ्यता है, संस्कृत का भंडार है, शिक्षा का माध्यम है, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। बालक की शिक्षा के लिए जहाँ स्वयं करके सीखना शिक्षा की एक उपयुक्त पद्धति है, वहाँ पुस्तकों की अवहेलना करना महामूर्खता है। और अगर हम ये भी क्या था, एक प्रकार का दोष ही था प्रकृतिवादियों का। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें, शिक्षक का कोई महत्व नहीं, ये भी एक प्रकार का दोष है, यानी कि यहाँ पे एक शिक्षक का कोई महत्व नहीं। इसका मतलब क्या है, प्रकृतिवाद शिक्षक को ऐसे मित्र तथा सहायक के रूप में देखता है जिसका कार्य बालक के लिए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित करना तथा उनके विकास का निरीक्षण करना है। शिक्षक के प्रति प्रकृतिवाद की यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहाँ पे ये भी एक प्रकार का दोष ही माना जाएगा। और अगले दोष की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल, यानी कि प्रकृतिवादी जो थे केवल शारीरिक शिक्षा पर बल देते थे तथा बालक के सामाजिक तथा नैतिक विकास की अवहेलना करता था। वास्तव में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी समस्त शक्तियों का विकास होना आवश्यक है, यानी कि अगर बालक को संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है तो उसकी समस्त शक्तियों का विकास होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखें। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।